अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद शाफी और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर वेरियस नर्वस डिसऑर्डर्स। ठीक है, नर्वस डिसऑर्डर्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब सवाल ये होता है ये जो नर्वस डिसऑर्डर्स हैं इनको डायग्नोस कैसे किया जाए। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर है, अल्लाह ना करे, या अगर किसी को कोई और प्रॉब्लम है तो उसको डायग्नोस कैसे किया जाएगा। अब उसके लिए डिफरेंट टेस्ट मौजूद है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई इन्फेक्शन है तो आप क्या करवाओगे, सीबीसी करवाओगे, कंप्लीट ब्लड काउंट करवाओगे। तो अगर आपको कोई नर्वस सिस्टम रिलेटेड डिसऑर्डर देखने को मिल रहा है तो आप कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो एडमिनिस्टर कर रहे होगे पेशेंट को। अब अगर मैं बात करूं डिफरेंट टेस्ट की, तो आपसे कह रहा है टू डायग्नोस अ नर्वस डिसऑर्डर देयर आर नंबर ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। बहुत सारे टेस्ट है। फॉर एग्जांपल, देयर इज ईईजी, देयर इज सीटी स्कैन, देयर इज एमआरआई। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम की। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ठीक है, एक ऐसी टेक्निक, एक ऐसा नॉन इन्वेजिव का मतलब है बिना, आप जैसे कह सकते हो कि बिना कट लगाए जो है या बिना किसी सर्जरी के आप जो है वो ये काम कर रहे होते हो। सो बेसिकली ये एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी न्यूरो इमेज टेक्निक है जिसके अंदर आप कोई कटवट नहीं लगा रहे होते। इट्स अ नॉन इन्वेजिव टेक्निक। अच्छा, उसके अलावा यहां पे आप मेजरली क्या कर रहे होते हो, विच कैन डिटेक्ट द विच कैन डिटेक्ट एंड रिकॉर्ड माइन्यूट चेंजेस इन द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। अब आपको पता है मेरे ब्रेन के अंदर क्या है, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू किससे मिलके बना है, न्यूरॉन से। न्यूरॉन्स के अंदर क्या हो रहा है, मुख्तलिफ नर्व इंपल्स जनरेट हो रहे हैं। ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ब्रेन के अंदर मौजूद है या नहीं है, बिल्कुल है। अब ये क्योंकि ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मौजूद है। अब फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान कुछ सोच रहा है तो उस वक्त ब्रेन की एक्टिविटी ज्यादा होगी, और एक शख्स है वो सो रहा है, उस वक्त ब्रेन की एक्टिविटी कम होगी। अब आ जाओ इसको पैथोलॉजी के अंदर। पैथोलॉजी का मतलब है कोई डिजीज वगैरह। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स है जो कॉमा के अंदर है, उसकी ब्रेन एक्टिविटी और एक नॉर्मल बंदे की ब्रेन एक्टिविटी के अंदर फर्क होगा। बिल्कुल इसी तरह ये एक ऐसा टेस्ट है जिसके अंदर हम ब्रेन के अंदर होने वाली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। बहुत छोटी छोटी इलेक्ट्रिकल चेंजेस को, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को क्या कर रहे हैं, हम डिटेक्ट कर रहे हैं। कैसे डिटेक्ट कर रहे हैं, यूजिंग मैक्रो इलेक्ट्रोड्स। अब होता क्या है, बेसिकली ये जो दुनिया में सबसे पहली ईईजी हुई थी ना, ये हुई थी 1924 के अंदर। 1924 के अंदर सबसे पहले ईईजी हुई थी। अब बेसिकली होता क्या है, होता ये है कि आप क्या करते हो, आप स्कैल्प के ऊपर, यानी कि आप अपने सर के ऊपर, स्कैल्प के ऊपर बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स लगाते हो। दे आर मैक्रो इलेक्ट्रोड्स, बड़े बड़े इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो। आप अगर आप इस डायग्राम के अंदर देखो तो ये आपको नजर आ रहा है स्कैल्प, स्कैल्प के ऊपर इन्होंने बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स लगाए। अब इन इलेक्ट्रोड्स को आप एक कनेक्ट करते हो स्क्रीन के साथ, और इस स्क्रीन पर एक पैटर्न बनता है, एक चार्ट बनता है जिसे आप इंसेफेलोग्राम का नाम देते हो। सो इट प्रोड्यूस अ चार्ट विच इज इंसेफेलोग्राम। अब इसके अंदर ना डिफरेंट तरह की वेव्स बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको देखने को मिलती हैं अल्फा वेव्स, बीटा वेव्स, डेल्टा वेव्स, गामा वेव्स, बहुत सारी थीटा वेव्स, बहुत सारी तरह की वेव्स होती हैं। सो बेसिकली ये वेव्स क्या बता रही होती हैं कि ब्रेन किस तरह से काम कर रहा है, किस फ्रीक्वेंसी पे उसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट हो रही है, किस फ्रीक्वेंसी से वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को लेके चल रहा है। अब सवाल ये होता है कि सर इसकी एप्लीकेशन क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को एपिलेप्सी है, जिसे आप उर्दू में मिर्गी का दौरा कह सकते हो, वो है, तो उस वक्त ब्रेन के अंदर एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, आपको पता लग जाएगा। उसके अलावा अगर कोई स्लीप डिसऑर्डर है, अगेन आप डिटेक्ट कर लोगे। उसके अलावा फॉर एग्जाम्पल कोई ब्रेन ट्यूमर है, तो अगेन वहां पे क्या हो जाएगा, आप इसको इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम यानी कि ईईजी के ऊपर डिटेक्ट कर सकते हो। सो बेसिकली आप इन चेंजेस को डिटेक्ट कर रहे होते हो। अब आ जाओ दूसरी टेक्निक पर जिससे आप अगेन डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज करते हो, दैट इज सीटी स्कैन, जिसे आप कंप्यूटेड टोमोग्राफी का नाम देते हो। अब ये कंप्यूटेड टोमोग्राफी जो है ना, अब देखो सवाल ये होता है कि कब एक्सरे और सीटी स्कैन के अंदर क्या फर्क है, अभी हम डिस्कस करेंगे वैसे। लेकिन अगेन सीटी स्कैन भी एक नॉन इन्वेजिव टेक्निक है, और बेसिकली ये डिफरेंट तरह की स्ट्रक्चर्स को विजुअलाइज करने के लिए यूज की जाती है।
अब कंप्यूटेड टोमोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है, रेफर्स टू अ कंप्यूटराइज्ड एक्सरे इमेजिंग प्रोसीजर। अब इसके अंदर बेसिकली हो क्या रहा है, देखो एक्सरे के अंदर क्या होता है, एक बंदा एक्सरे सोर्स के आगे खड़ा होता है, उसके पीछे एक्सरे फिल्म होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक बंदा है, इसके पीछे आप लगाते हो एक्सरे फिल्म और यहां से एक्सरेज को इमिट करते हो, उसका एक इमेज किस पे बनता है, एक्सरे फिल्म पे बनता है। ये जो इमेज होती है ना, ये होती है 2D, 2 डायमेंशनल इमेज होती है। और इसको आप एक समझो जिस तरीके से आप किसी पिक्चर को प्रिंट करते हो ना, इसी तरह ये पिक्चर प्रिंट हो जाती है। जबकि ये जो सीटी स्कैन है ना, यहां से जो इमेज प्रोड्यूस होती है वो होती है 3D। अब यहां पे आप पेशेंट को इस बेड पे लेटाते हो और इस मशीन के अंदर जो है वो उसे इस बेड को ले जाते हो। अब ये जो मशीन है ना, वो डिफरेंट एंगल्स पे रोटेट करती है और डिफरेंट एंगल्स पे क्या करती है, एक्सरेज को इमिट करती है। सो आपसे कह रहे हैं इन विच एन एक्सरे बीम रोटेट्स। अब ये जब ये चीज घूमेगी तो एक्सरे डिफरेंट एंगल पे पड़ेगा, प्रोड्यूसिंग सिग्नल्स दैट आर प्रोसेस्ड बाय द मशीन। अगेन ये जो सिग्नल्स आएंगे वो मशीन प्रोसेस करेगी और इससे क्या बनाएगी, क्रॉस सेक्शनल इमेजेस। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट स्लाइसेस के अंदर, फॉर एग्जाम्पल बॉडी को डिफरेंट स्लाइसेस के अंदर कन्वर्ट करके उनके स्लाइसेस के अंदर इमेज बनाएगी। अब सवाल ये होता है कि इन स्लाइसेस को आप कहते हो टोमोग्राफिक इमेजेस, ठीक है। बॉडी को फॉर एग्जांपल आपका ये हेड था, एक स्लाइस, दो स्लाइस, तीन स्लाइस, इस तरह से स्लाइसेस के अंदर कट कर दिया और इसकी इमेजेस बनाई। बहरहाल अब सवाल ये होता है कि बेसिकली सीटी स्कैन का डायग्नोस्टिक पर्पस क्या है, क्यों करवाएंगे हम सीटी स्कैन? क्योंकि अगर आपको एक्सरे से ज्यादा डिटेल्ड वर्जन चाहिए, फॉर एग्जांपल आपने 3D में देखना है, तो आप क्या करोगे, सीटी स्कैन की तरफ जाओगे। उसके अलावा फॉर एग्जाम्पल आपने किसी इंटर्न, अब देखो एक्सरे के अंदर क्या होता है, बेसिकली एक्सरे के अंदर जो हार्ड स्ट्रक्चर होते हैं वो आ रहे होते हैं, बोन्स आ जाएंगी। जबकि सीटी स्कैन के अंदर आपके पास डिफरेंट इंटरनल ऑर्गन्स आपको देखने को मिलेंगे, इसके अलावा बोन्स, उसके अलावा सॉफ्ट टिश्यूज आमतौर पे देखने को मिलेगा। और ये जो सीटी स्कैन है ना, ये दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था। एक का नाम था गॉडफ्रे गॉडफ्रे हॉन्सफील्ड, गॉडफ्रे हॉन्सफील्ड, एंड दूसरे का नाम था एलन एलन कॉर्मैक, ठीक है। इन दो साइंटिस्ट ने इस सीटी स्कैन टेक्निक को इन्वेंट किया था बेसिकली। तो ये काफी हद तक एक कन्वेंशनल एक्सरे से बहुत जबरदस्त चीज है। ये हो गया हमारे पास दूसरा डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब तीसरी तरह का डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा हो सकता है, जिसे आप कहते हो एमआरआई। एमआरआई स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अच्छा, सीटी स्कैन के अंदर आप एक्सरेज यूज करते थे, अब यहां पे भी अगर आप देखो, सो इट्स अ नॉन इन्वेजिव प्रोसेस, नॉन इन्वेजिव डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, देखो आपको किसी सर्जरी, किसी एक्सरे की जरूरत नहीं पड़ती और आप डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को विजुलाइज कर सकते हो। कैसे? सो इट्स अ रेडियोलॉजिकल टेक्निक दैट यूज मैग्नेटिज्म। आमतौर पे यहां पे जो रेज यूज होती है ना, जो बॉडी पे पड़ती हैं और फिर उससे डिफरेंट स्ट्रक्चर विजुलाइज होते हैं, वो होती है मैग्नेटिक वेव्स। इसीलिए आप इसे मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का नाम दे लो। या तो वो होती है मैग्नेटिक वेव्स और वो होती है रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स। और फिर इन मैग्नेटिक और रेडियो वेव्स की मदद से एक डिटेल्ड इमेज बनाया जाते हैं बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का। सो द एमआरआई स्कैनर इज अ ट्यूब सराउंडेड बाय अ सर्कुलर मैग्नेट। अब अगर आप देखो, ये यहां पे आपको ये जो सर्कुलर मैनर में नजर आ रहा है ना, यहां पे मैग्नेट होते हैं, इन मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। सो बेसिकली यहां पे आप पेशेंट को लिटाते हो और फिर उसे अंदर भेजते हो और फिर ये जो जैसे आप कह सकते हो कि सर्कल वो घूमता है और घूमने की मदद से डिफरेंट जो है वो मैग्नेटिक वेव्स जो है वो बॉडी के ऊपर पड़ रही होती है। अब अगर आप यहां पे देखो तो होता क्या है, द पेशेंट इज प्लेस्ड ऑन अ मूवेबल बेड, आप उसे एक मूवेबल बेड पे लिटाते हो और फिर ये मैग्नेट के अंदर चला जाता है। अब बेसिकली मैग्नेट क्या करता है, डिफरेंट मैग्नेटिक वेव्स जनरेट करता है और ये वेव्स दैट अलाइन द प्रोटॉन ऑफ द हाइड्रोजन एटम।
अब होगा क्या कि बेसिकली मैग्नेटिक वेव्स पड़ेंगी विच आर देन एक्सपोज टू अ बीम ऑफ रेडियो वेव्स। आपने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर ली, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की तो दैट अलाइन द प्रोटॉन ऑफ द हाइड्रोजन एटम। इस मैग्नेटिक फील्ड ने प्रोटॉन एटम के सॉरी हाइड्रोजन एटम के प्रोटॉन को अलाइन कर दिया। अब जैसे ही इस पे रेडियो वेव्स पड़ी ना डिफरेंट पोर्शंस पे, तो एक डिफरेंट, फॉर एग्जांपल यहां पे पेशेंट था, वो पेशेंट लेटा था, जैसे ही उस पेशेंट पे रेडियो वेव्स पड़ी ना, इस रेडियो वेव्स के पड़ने की वजह से एमआरआई स्कैनर ने डिफरेंट इमेजेस को रिसीव करना शुरू किया। और इस डिफरेंट इमेजेस को वो रिसीव करने के बाद डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में जो है, जैसे आपने अभी सीटी स्कैन के अंदर देखा जो सेक्शंस के अंदर इमेज बनती है, इसी तरह यहाँ पे भी ये 3D इमेज आपको दे रहा होता है। ठीक है। सो बेसिकली सवाल ये होता है कि भाई हम कब जो है वो एमआरआई करने का कह रहे होंगे। भाई फॉर एग्जांपल अगर कोई ब्रेन का स्ट्रक्चर हमने देखना है, या कोई स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर हमने देखना है, या फॉर एग्जांपल कोई ट्यूमर डिटेक्ट करना है, कहाँ है ट्यूमर, या कोई जॉइंट एबनॉर्मेलिटी देखनी है, फॉर एग्जांपल आप शियाटिका हो रहा है, या उसके अलावा कोई और प्रॉब्लम हो रही है वो देखनी है, या कोई सॉफ्ट टिश्यू डिटेल देखनी है। सो बेसिकली इन तमाम चीजों को देखने के लिए हम क्या यूज कर रहे होते हैं, एमआरआई यूज कर रहे होते हैं। सो यहां पे आके हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर वेरियस नर्वस डिसऑर्डर्स खत्म हुआ, और इसके साथ साथ हमारा जो नर्वस कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर था वो भी एंड हो गया। आई होप कि ये चैप्टर आपको बहुत जबरदस्त तरीके से समझ में आ गया होगा। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।